आज की जो प्रेस वार्ता है ये अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ के सौजन्य से हो रही है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ ऑल इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहा हूं। मेरे साथ हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश के महामंत्री तिलक नायक जी, हमारे स्पोक्स पर्सन मनोज जी, जिला शिमला के प्रधान तारतन शर्मा जी और हमारे संगठन के साथी आज उपस्थित है। आज का जो विषय है उसमें हमारे जो ऑल इंडिया लेवल के जो हमारे ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे रणबीर सिंह ढिल्लों जी, जो पंजाब से संबंध रखते थे और पूरे जिंदगी भर उन्होंने कर्मचारी राजनीति के ऊपर संघर्ष किया। अपने अंतिम सांस तक उन्होंने भारतवर्ष के या पंजाब के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। अनगिनत बार जेलों में गए, सस्पेंड भी हुए, पता नहीं कितनी यातनाएं सही। उनका परसों 19 जुलाई 2024 को देहांत हो गया है। पूरा भारतवर्ष के शिक्षक समाज और कर्मचारी वर्ग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं इस संगठन का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते श्री रणबीर सिंह ढिल्लों जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और कामना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा जो है वो शांति प्रदान हो। और आज का जो मुख्य उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पिछले कल भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ है उसको लेके भी थोड़ा सा ध्यान कर्मचारियों और आम जनमानस तक पहुंचाना था। उसके लिए हमने चाहा कि क्यों ना शिमला से, क्योंकि शिमला मेरा हेडक्वार्टर भी है, इसलिए हमने सोचा कि हम शिमला से इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं। और जिस तरह से कल निर्मला सीतारमण ने भारत का जो बजट रखा वो एक बड़ा सराहनीय बजट था। वो 48.21 लाख करोड़ का बजट, जो पिछले 45.03 लाख करोड़ की तुलना में ज़्यादा बजट पेश किया गया। उस बजट में किस तरह की एलोकेशन अलग अलग क्षेत्र में की गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को गौर करना है। और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में 48.21 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है, जो कि कुल बजट का 3% बनता है। जो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल कुल बजट की एलोकेशन जो टोटल बजट था 45.3 लाख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तुलना में जो शिक्षा के क्षेत्र में 2.9% की जो है एलोकेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा की गई थी। उसमें वृद्धि केवल मात्र पॉइंट की वृद्धि हुई है। अब वो 3.06% जो है बजट जो है शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है, जो कि काफ़ी नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, कोठारी कमीशन 1964 में आया और उसकी रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार ने उसको लागू किया। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की 1986 की जो राजीव गांधी जी के टाइम में आई थी, इन दोनों कमीशन ने, इन दोनों पॉलिसी में ये बात कही गई थी
कि कुल जीडीपी का 6% बजट जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, हेल्थ और एजुकेशन को आज प्राइवेट सेक्टर में हाथों में बेचा जा रहा है, उसका जो है निजीकरण किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर क्षेत्र है तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि हम जो है 6% का जीडीपी का बजट का एलोकेशन शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। और मैं यहाँ एक ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 2023 में कहा था कि हम आने वाले समय में जो शिक्षा के क्षेत्र है इसमें बजट में वृद्धि करके 6% बजट को जो है हम इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे। और आज 1% भी हमारा बजट नहीं बढ़ा है, 0.1% बजट हमारा बढ़ा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके ध्यान में ये भी बात लाना चाहता हूँ कि जो एक छोटी सी कंट्री नॉर्वे है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6.6% बजट लगाकर दुनिया में नंबर 1 पे है, और उसी तरह से आपकी चिली है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है, ये कंट्रीज़, अमेरिका 6% की जीडीपी की एलोकेशन करता है, ऑस्ट्रेलिया में 6.3% की एलोकेशन होती है। ये कुछ कंट्रीज़ है जो 6% या उससे अधिक का बजट एलोकेट करती है। तो इंडिया इस बजट के एलोकेशन में 100 अगर रैंकिंग की बात करूं मैं, तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में जो बजट एलोकेशन हो रहा है उसमें 136वें स्थान पर है। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो आप भी हैरान हो जाएंगे। 2011 में इंडिया के अंदर 61% जो है अनएम्प्लॉयमेंट था, जो घटने के बजाय 2024 में जो है वो 64% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। ये एक विचारणीय बिंदु है जिसके ऊपर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा देश और हमारे प्रदेश किस तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की दर इस स्थिति से बढ़ेगी, या अगर हम ये कहें कि 64% युवा भारतवर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयड है, तो हम जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल एजुकेशन, जिसके ऊपर भारत सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट तो एलोकेट किया है, तो क्या वो बजट काफ़ी है? ये सोचने का विषय है। आज भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से देश की शिक्षा और गुणवत्ता को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। और मैं इसके साथ साथ इस गुणवत्ता के साथ आपका ध्यान और आकर्षित करना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष के कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि जो कर्मचारी है वो चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो देश की, उस सरकार की रीढ़ होती है और उसकी एक ऐसी फाउंडेशन होती है जो सरकारों को आगे ले जाता है, जो विकास को बढ़ाता है। तो उसमें एक बड़ी निराशा भारतवर्ष के कर्मचारियों को हाथ लगी है। जिस तरह से हमारा जो बजट के अंदर टैक्स को, कर्मचारियों के टैक्स की बात हुई है, उसमें रिबेट देने की बात हुई है, उनको लाभ देने की बात हुई है, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं इस तरफ भी भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर और देश के जो प्रधानमंत्री है उनका ध्यान ज़रूर आकर्षित करूँगा कि उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 2020 से पहले देश के अंदर जो है वो 2 तरह के सिस्टम हुआ करते थे। 2 तरह का नहीं कह सकता हूँ मैं, एक ओल्ड जो टैक्स पैटर्न था उस पैटर्न के तहत जो है कर्मचारियों को जो है लगभग मैं आपको कहूँ तो 70 तरह की रिबेट्स जो है कर्मचारियों को मिलती थी। उस स्लैब के तहत उसको हम ओल्ड टैक्स पैटर्न कहा करते थे, जिसको अब ओल्ड और न्यू में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। 2020-21 के जो बजट था उसमें 2 तरह के स्लैब दिए गए। 2020-21 में एक ओल्ड में जो पहले था 20 से पहले, और उसके बाद एक न्यू टैक्स स्लैब भारत सरकार ने दिए। और जो ओल्ड पैटर्न था हमारा टैक्स का, उसमें 70 तरह के डिडक्शंस और रिबेट्स थे, जिसमें कर्मचारियों को जो है
अपनी जो सेविंग्स है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कर्मचारी अपने जीपीएफ में पैसा रखते थे। कर्मचारियों को जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे जो खर्च होता था उसमें रिबेट्स मिलती थी। कर्मचारियों को जो लोन लेते थे उसमें रिबेट्स मिलती थी। कर्मचारियों को व्हीकल पे रिबेट्स मिलती थी, डिसेबिलिटी पे रिबेट मिलती थी। और जो एनपीएस कर्मचारी है उनको एनपीएस के उसमें जो है अब 14% उसकी वो रिबेट मिलती है। से भी इस तरह से कुल मिला के 70 तरह की रिबेट कर्मचारियों को पुराने पैटर्न पे मिलती थी। और वो पैटर्न रिबेट देने के बजाय वो पैटर्न लगभग खत्म होने की स्थिति पे आ गया है। इस तरह से मैं ये कहूँ कि कर्मचारियों की सेविंग को भारत सरकार जो है वो निरुत्साहित कर रही है कि कर्मचारी सेव ही ना करे अपने बुढ़ापे के लिए, वो पैसा लगाते रहे, वो कहीं इन्वेस्ट करे मार्केट में, हो जाओ घट जाए बढ़ जाए, और बाद में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास सेविंग नहीं होगी। तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले वाले पैटर्न से कर्मचारियों को बड़ा फायदा होता था, वो पैटर्न उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई, कोई उसमें रिबेट नहीं दी। अब जो न्यू पैटर्न सरकार ने लाया है 2020 में ये पैटर्न लाया, 2020-22-23 की अगर मैं बात करूं उसमें 2.5 लाख तक जो है किसी भी तरह की टैक्स नहीं लगता था। और उसके ऊपर कर्मचारियों के ऊपर 5, 10, 15, 20 और 25%, 30% का स्लैब रखा गया था। उसके बाद जब कर्मचारियों ने विरोध किया कि भाई ये जो है पुराने पैटर्न को छेड़ के नया पैटर्न लाया गया, उससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, तो 2023-24 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2.5 लाख की बजाय की जगह उसको 3 लाख कर दिया गया। 50,000 का मात्र कर्मचारियों को फायदा दिया गया कि उसके बाद जो है कर्मचारियों को ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा 5%, 10%, 15%, 20 और 30 के स्लैब में। मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, क्योंकि मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। इससे पहले आपने देखा होगा जब छठा वेतन आयोग आया तो भी हमने आंकड़ों के साथ उस हिमाचल प्रदेश के बजट को दिखाया था कि कितनी उसमें अंतर थी। अगर मैं इस अंतर को दिखाऊं कि जिस तरह से एक बात आई थी कल कि कर्मचारियों को 17,500 रुपये का टैक्स में फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा क्या है वो ज़रूर मैं आज भारतवर्ष के कर्मचारियों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि किस तरह से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है। जिस तरह से भारत सरकार ने कल बड़ी बड़ी बातें कही कि हम जो है मध्यम वर्ग के लिए बड़ा कुछ देने वाले, बड़ी रिबेट देने वाले टैक्स में, वो रिबेट क्या है वो रिबेट ज़रूर समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। 2023-24 और 2024-25 की मैं ज़रूर थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूँगा उस आंकड़े के ऊपर। 2023-24 में क्या था, 3 लाख तक कोई रिबेट नहीं थी, और इस बार भी 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पिछली बार केवल मात्र एक स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 की, इस बार उसको बढ़ा के 50,000 से केवल मात्र 75,000 किया गया है। उसमें और कोई वृद्धि नहीं की गई है। 25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कर्मचारियों को बढ़ाई गई है। अब उससे फ़ायदा कैसे होने वाला मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। 23-24 में 3 से 6 लाख तक 5% का आपको टैक्स देना था। इस बार उसमें 3 से 7% का जो है वो 1 लाख की वृद्धि हुई है, वो 5% के दायरे में आएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, अगर आपको जब आपको टैक्स नहीं देना था तो डिफरेंस कितना आया, अगर मैं 2022-23 और 23-24 की बात करूं, उस वक्त पिछले साल कर्मचारियों को कितना फ़ायदा हुआ था। 3 लाख तक के कर्मचारियों को 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ था। पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, जो 22-23 से 23-24 में जो डिफरेंस हुआ उसमें कर्मचारी को कितना फायदा हुआ, और 23-24 से 24-25 बार में कितना फायदा हो रहा, वो डिफरेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। अगर जिस कर्मचारियों की सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनकम थी, उसका जो टैक्स जो है वो 5% के हिसाब से है, लेकिन 24-25 में 23-24 में वो 3 से 6 का स्लैब कर दिया। जब 3 से 6 का किया तो वहाँ भी 5% उसको रखा है, और इस बार कर दिया वो 3 से 7% का। अगर पिछली बार की बात करूं तो कर्मचारियों को बेनिफिट हो रहा था 7,500 रुपये का इस कैटेगरी में, जो 5% के स्लैब में लोग जा रहे थे। इस बार उन कर्मचारियों को जो है 5,000 का फ़ायदा हो रहा है, प्लस जो मैंने आपसे बात की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है हमारी 25,000 की, उसका अगर 5% निकाले तो वो 1,250 बनता है। तो 6,250 रुपये का फ़ायदा जो है कर्मचारियों को हो रहा है, जिनकी इनकम कितनी है, 3 लाख तक की इनकम है। ठीक है जी। उसके बाद जिन कर्मचारियों की इनकम जो है अगले स्लैब में जाती है 3 से 6 लाख में जा रही है, पिछली बार उन कर्मचारियों को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि ये कर्मचारी
जो 6 से 9% के कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी आपके 10% के स्लैब में है। इस बार इसको 6 से 9 की जगह 7 से 10 कर दिया। टैक्स रेट इसका 10% है। पिछली बार के बजट में इन कर्मचारियों को 15,000 का फायदा हुआ, 15,000 का फायदा हुआ। इस बार कितना फायदा? इस बार कोई फायदा इनको नहीं हो रहा है। वही 5,000 प्लस इनको ऊपर 25,000 जो इस बार बढ़ाई गई है उसका 10%, वो बन गया आपका 2,500 रुपये। तो ये 7,500 का फायदा हुआ, जिनको पिछली बार 15,000 का टैक्स में छूट मिली थी। तो इस बार वो घट के कितने पे आ गई है? 7,500 में। ये मध्यम वर्ग को राहत मिली है। बड़ा समझने वाली बात है। ये पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 15% के स्लैब में थे, 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 9 से 12 लाख तक के कर्मचारी जो 15% में थे, इस बार उसको 10 से 12 लाख में कर दिया जो 15% में थे। और पिछली बार लोगों को बेनिफिट कितना हुआ था टैक्स में? 25,000 का बेनिफिट हुआ था। इस बार उन लोगों को कितना हुआ? 10,000 प्लस जो आपका 15% बना 25,000 का, वो कितना बना? 3,750 रुपये। तो ये 13,750 रुपये का फायदा हुआ। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कि समझने वाली बात है। जो कर्मचारी आपका 25,000 का बेनिफिट ले रहा था 15% के स्लैब वाला, वो अब 13,750 रुपये का ही बेनिफिट उसको आगे और मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, उसी तरह से जो हमारे 20% में जो कर्मचारी थे, 20% में कर्मचारी थे जिनकी जो इनकम थी वो 12 से 15 लाख के बीच थी, इस बार भी वही रखा। तो इस बार उनको, पिछली बार उनको 37,500 का अतिरिक्त फायदा हुआ था, टैक्स में रिबेट मिली थी उनको। इस बार वो सीमेंट के कहाँ पे आ गए? 15,000 पे आ गए। तो जो कर्मचारी 15 लाख से ऊपर की इनकम के कर्मचारी है, वो 30% के स्लैब में थे। इस बार भी वो 30% के स्लैब में ही है। पिछली बार के टैक्स में उनको 37,500 की रिबेट थी। इस बार जो सरकार बोल रही है, भारत सरकार के कल बड़े बड़े आंकड़े दिखाए कि 17,500 हमने कर्मचारियों को छूट दी। ये वो कर्मचारी है, मैं लास्ट में यहाँ पे पहुंच गया हूँ, ये वो कर्मचारी है जिनको 17,500 का फायदा हुआ, जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर की है। मैं आपके समक्ष ये बात करना चाह रहा हूँ, जिन कर्मचारियों की इनकम 15 लाख से नीचे, मतलब 5-10 लाख के बीच के एम्प्लॉई है, उनको टैक्स में फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। तो हम ये बार बार मांग कर रहे थे कि सरकार जो है, जो हमारा टैक्स की छूट की दर है, जिस तरह से 0 से 3 लाख पिछली बार थी, इस बार भी 0 से 3 ही रखी गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नक्शल में, कि जो 3 लाख से ऊपर के कर्मचारी है वो टैक्स में उसी दर से आ गए हैं, 5% के स्लैब में आ गए जो पिछली साल थे। हम ये मान रहे थे कि कम से कम 5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाता, तो हम ये मानते कि मध्यम वर्ग को सरकार ने किसी तरह का फायदा दिया है। तो हम ये कहे कि मध्यम वर्ग को बजट में कोई फायदा हुआ है, तो ये कहना बेईमानी होगी। और क्योंकि कोई किसी तरह की राहत हमें कर्मचारियों को बजट में दिखती नज़र नहीं आई है। मैंने एक बात एजुकेशन की आपसे करनी थी कि एजुकेशन के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 125 देशों में ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में हमारा देश जो है 100। मैं पहले अपनी बात करूं, फिर आपसे ज़रूर बात करूंगा। थोड़ा सा मेरे को 2 पॉइंट पे बात करनी है, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगा। ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में 125 देशों के अंदर हमारा देश 171वें स्थान पे आता है। तो हम मान सकते हैं कि हेल्थ हाइजीन में हम कितने आगे हैं। मैंने एजुकेशन की बात आपसे कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट आपको बोल दिया कि 64% अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर आज भी है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर अभी बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। उस तरफ भारत सरकार का ध्यान मैं ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते उठा रहा हूं। और मेरे पास जिम्मेवारी प्रदेश की भी है, हिमाचल प्रदेश के मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ बैठे हैं, मेरे जो स्पोक्समैन है वो भी साथ में बैठे हैं और टीम भी बैठी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बात मैं प्रदेश की आपसे ज़रूर साझा करूँगा कि हमारे को डीए की भारत सरकार ने 50% जो है डीए दे दिया है, वो 50% तक पहुंच गया है। और हिमाचल सरकार जो है 38% डीए के ऊपर अटकी हुई है, 12% डीए बाकी है। उसकी मांग हम बार बार मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं और निवेदन करते हैं कि जो हमारा 15 अगस्त के दिन जो है कुछ ना कुछ जो है एक प्रदेश के लोगों को जो है सौगात देंगे। ये मेरा अनुरोध है, ये मांग हम करेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं मैं कि हमारा संगठन अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता है।
लगातार विरोध करता है। हम इस बात को मुकर करते हैं कि शिक्षा को एटलीस्ट नहीं बेचा जा सकता, ना बेचना चाहिए, उसका हम लगातार विरोध करते हैं। और हिमाचल में भी मैंने कल शिक्षा मंत्री जी से मिलकर एक आग्रह किया था कि हमारे 3 अटल आदर्श विद्यालय बने और 43-45 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो गया। बहुत इतना बड़ा एक आप सोच भी नहीं सकते, इतनी लग्जरी एजुकेशन सिस्टम हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 3 स्कूलों में लागू होने वाला है, जो बहुत ही जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह का पैटर्न, इतना अच्छी बिल्डिंग्स, इतने अच्छे म्यूजियम, इतना अच्छा ऑडिटोरियम, इतना अच्छा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इतने अच्छे हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, स्टाफ को रेजिडेंशियल क्वार्टर अलग है, तो उसको कम से कम प्राइवेटाइज ना किया जाए, उसको पीपीपी मोड पे ना चलाया जाए, उसको जिस तरह से हमारे नवोदय विद्यालय है या सेंटर स्कूल्स है उस तर्ज पे जो है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके हम ये सुझाव लिखित में भी सरकार को देंगे, प्रॉपर एंट्रेंस एग्ज़ाम करे, उसके लिए अलग से स्टाफ की रिक्रूटमेंट करे, अलग से उसका एक अलग उसका पूरा एक सेटअप बनाया जाए, उसकी ट्रांसफ़र भी ना हो। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो क्रीम बच्चे निकलेंगे। अगर हम प्राइवेटाइज उसको देंगे, प्राइवेट के हाथ में देंगे, तो वो एक बिजनेस की दुकान बन जाएगी। उस इंस्टीट्यूशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहाँ एक क्वालिटी की जिसकी हम बात करते थे, एक मौलिक अधिकार, जिस बच्चे के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि 18 साल तक के बच्चों का जो एक मौलिक अधिकार है वो अधिकार नहीं रह जाएगा, वो फिर एक बिजनेस की बात हो जाएगी। वहाँ पे फिर बोलियाँ चलेगी, वहाँ फीस जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे शिमला में कॉन्वेंट स्कूलों की फीस 1 लाख से ऊपर जा रही है, वहाँ आम आदमी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। सेटअप सरकार ने बढ़ाया है, पैसा खर्च सरकार कर रही है, तो प्राइवेट क्यों चलाए। ये मैंने कुछ बातें करनी थी। अब कुछ आपके प्रश्न है उसके ऊपर जरूर आऊँगा। अब आपने स्कूलों का जिक्र कर ही दिया, तो जिन स्कूलों में एनरोलमेंट ही नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हिमाचल प्रदेश में, वो तो वहाँ एनरोलमेंट ही नहीं है, क्या उनको उनके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? दूसरा, जहाँ केवल 5 स्टूडेंट है उसके ऊपर क्या उनका विलय होना चाहिए? देखिए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म? देखिए, बड़ा साफ हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ये बात 2-3 बार उन्होंने भी इस बात पे जिक्र किया, हमने भी अपना वक्तव्य रखा। हम बिल्कुल इस बात से सहमत है। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं है वो स्कूल खोलने हैं, वहाँ पे टीचर बैठाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन स्कूल में इनरोलमेंट बहुत कम है वहाँ भी हम इस बात को मानते हैं कि वहाँ बच्चे को के ऊपर 2 बच्चे के ऊपर 2 टीचर रखने की कोई लॉजिक नहीं है। इस बात से हम सहमत है। पर जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर पूरा स्टाफ दिया जाए। जहाँ बच्चे हैं 5वीं क्लास में 5 क्लासें होती है तो 5 टीचर वहाँ दिया जाए, 1 टीचर से काम नहीं चलेगा। अपर में भी हमारे को पूरे सब्जेक्ट वाइज टीचर देने पड़ेंगे। आपको साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के लिए टीचर जो है हर सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा, तभी आपकी साइंस स्ट्रीम चलेगी। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको पूरे कॉमर्स के टीचर देने पड़ेंगे, आर्ट्स स्ट्रीम में आर्ट्स के देने पड़ेंगे। हमें इसी तर्ज पे ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि हम एक ऐसे मॉडल स्कूल बनाए, स्कूल कम हो पर लेकिन वहाँ पूरी सुविधा हो, पूरा स्टाफ हो, स्टाफ की कमी ना हो, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ पे उसको बंद किया जाए। टीचर्स पे किस तरह की आपको लगती है कोई सख्ती भी करनी है रिजल्ट को लेने के लिए, उसके लिए भी हम आपके साथ हैं। हम भी कहते हैं कि काम तो करना पड़ेगा, लेकिन पर प्राइवेटाइजेशन की बात जहाँ तक आएगी वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र को हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। दूसरा, ये भी सवाल बार बार आता है कि कर्मचारी और शिक्षक अपने बच्चों को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो क्यों पहल नहीं कर सकते? क्या आपकी एसोसिएशन इस मामले में कोई सरकार के साथ एक सार्थक चर्चा करेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने लिए तो कुछ नहीं, अपने लिए कोई नियम नहीं, अपने बच्चे कन्वेंट में हैं और सरकारी में एनरोलमेंट कम हो रही है। देखिए, सरकारी में एनरोलमेंट कम होने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसके ऊपर हमारे शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, पूरा विभाग चिंतित है, चिंतन कर रहे हैं। उसमें एक पैरामीटर ये नहीं है कि टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे इसलिए एनरोलमेंट कम हो रही है। टीचर्स अपने, हमारे जो स्पोक्समैन का बेटा पढ़ रहा है, बहुतों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे साथ जो लोग पढ़े बैठे हैं इनके सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। पर लेकिन ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम वहाँ मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। अगर नहीं दे पा रहे तो हम अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चे को बेटर एजुकेशन दे, जहाँ बेटर होगा हम वहीं भेजेंगे। ये सभी अभिभावक कर रहे हैं, इसलिए हमारी इनरोलमेंट घट भी रही है। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का इशू भी आ रहा है कि उसमें अभी 30 किलोमीटर का रेडियस है, डिस्टेंस जो है उसको कुछ कम करने की बात हो रही है, हर जगह से मांग उठ रही है और उसको हम थोड़ा सा कम करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ट्रांसफर बैन होने की बात हो रही है। एक ट्रांसफर को लेकर भी सरकार ने ये यहाँ पर निर्णय ले लिया या लेने वाली है कि साल में एक बार भी ट्रांसफर होगी, और उसके साथ ही बात करें पदोन्नति, वो भी एक बार होगी और नियुक्ति भी साल में एक बार होगी। इससे पहले ही मेरे से किसी ने बाइट मांगा था सेक्रेटरीट में आज की भी, इसके बारे में आप क्या कहना है? बिल्कुल
अच्छी बात है। ट्रांसफ़र के लिए एक नियम बनना चाहिए, एक रूल बनना चाहिए, एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। हम बार बार इसकी हिमाकत करते आए हैं। और इसमें होता क्या है, जिनके जो मैनेज कर लेते हैं वो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते हैं वो नहीं कर सकते हैं। कई तरह की एक सोशल ऑब्लिगेशन भी टीचर्स के ऊपर है। उसके बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, उसकी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई खुद की हो सकती है, कोई और इमरजेंसी हो सकती है घर में, वो भी देखनी है उसको, बच्चे भी पढ़ाने, नौकरी भी करनी है। पर इस बार की अगर मैं बात करूँ, एक साल में एक बार हो, सेशन के शुरू में हो, वो बड़ा बढ़िया नियम है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस बार इस बात को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊँ आपको। जनवरी से लेकर अभी जून तक लगातार कोड ऑफ कंडक्ट चला कर रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। 2 बार लंबा कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। तो और जो समय बीच का था ट्रांसफ़र के लिए वो नहीं मिला है। और इसके लिए पहले सरकार एक अपना क्लियर कट वो बना ले कि हमने एक ही बार करनी है, क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी कर दे। उसमें किस महीने में करनी है, कब से कब करनी है, आवेदन कब आएंगे, वो कैसी होगी, म्यूचुअल आधार पे होगी या किस क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और मुझे लगता है आगे के लिए सेटअप बन सकता है और अच्छा प्रयास है। अगर अभी सरकार बोलेगी हमने नहीं करनी है, तो उसमें कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, जो बहुत समय से फंसे हैं, उन लोग वो इस ट्रांसफ़र बैन होने के कारण जो उनको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र करे, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करनी चाहिए।